अच्छा सर, एक चीज़ और समझाइए, आज की तस्वीर बड़ी अलग है। आज का दिन बेहद खास भी इसलिए है, एक तरफ तो कुछ ही देर पहले भूपेंद्र यादव जी के घर पे लगभग 20 सांसद ये कहने गए कि पहले एक एक करके रिजाइन कर रहे थे, उनको एक साथ करो जिससे विलय हो जाए। मेरा सवाल कुल मिलाकर ये है, इस जो 10 तारीख को जो चुनाव होने वाला है राज्यसभा का, उसमें भी लगभग 5 कम 2/3 बहुमत बीजेपी का हो जाएगा, और लोकसभा में 2/3 के लिए भी लंबा लगभग 69 आंकड़े चाहिए, 69 सांसद और चाहिए। आपको लग रहा है कुछ क्या समीकरण बैठ रहा है, ये टीएमसी पूरी तरह खत्म हो चुकी है? मतलब एक लाइन का सवाल है, टीएमसी खत्म हो गई क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में किला फतह कर लिया है। उसको किला फतह करने के लिए जितनी ताकत लगानी थी ताकत लगाई और किला ध्वस्त जी। अब वो यहाँ नहीं दिख रही है, बंगाल में नहीं दिख रही है, अब वो केंद्र की राजनीति दिख रही है। केंद्र में जो राजनीति होने वाली है 2029 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कैसे मजबूत करती है, और उसमें बंगाल की क्या भूमिका है, बंगाल के सांसदों की क्या भूमिका है, बंगाल से कितने सांसद आने वाले हैं, राज्यसभा में जाने वाले सांसद कितने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस समीकरण को बड़े गौर से देख रही है, और वो दोनों बाह फैला के, हालांकि अभी भूपेंद्र जी के पास लोग गए थे तो अंदर खाने से ये खबर आई कि उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए, लेकिन फिर भी जो खबर है वो ये खबर, टीएमसी छोड़ के कांग्रेस में तो जाएंगे नहीं सर? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा वो नहीं जाएंगे, जाने तो भूपेंद्र जी के घर नहीं जाते ना सर? और नहीं वो गए ही, विप्लव देव भी वहां थे। हाँ तो गए ही। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो अपने राजनीति का वो बिसात बिछा रही है, उसमें वो सफल होती हुई दिख रही है आज के वक्त में। और टीएमसी के जहाँ तक टूटने का सवाल है, तो कोई ये कह दे कि बगैर प्रेशर के ये सब कुछ स्वतः हो रहा है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं प्रेशर है। बंगाल, किस चीज का प्रेशर है सर? बंगाल में जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, सांसद के साथ, विधायकों के साथ जिस तरह का माहौल बना है, क्या प्रेशर होगा? बंगाल की राजनीति रक्त चरित्र से सनी हुई रहती है। वो जब जब सत्ता परिवर्तन होता ही है, कोई हमें आश्चर्य की बात भी नहीं दिखाई देती है। तो इससे पहले जब टीएमसी आई, ठीक वैसा ही दृश्य आज के वक्त में दिखाई दे रहा है। जितने भी टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, आपको क्या लगता है कि यदि वो आपकी इस बात से इसलिए डिफर करूंगी, वहां पे खून खराबा नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, वो यदि प्रेशर में ही सही, वो सारे भ्रष्ट ही सही, प्रेशर में ही सही, यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव करते हैं, तो क्या वो स्वच्छ हो जाएंगे? मतलब शिकायत क्या थी? भारतीय जनता पार्टी की शिकायत यही थी कि ये कट मनी लेते हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, इनके काम करने का तरीका ठीक नहीं है। वो सब यदि धीरे धीरे टीएमसी के लोग बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो फिर किस मुंह से फिर वही बात होगी कि आप ये कौन सा मशीन लाए हैं जिसमें सबको धुल धुल के बाहर निकाल रहे हैं? कोई मतलब नहीं उसे, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है ही नहीं। बीजेपी शायद ये मानती है कि हमारे आने के बाद ऐसी हिम्मत नहीं करता, हिमाकत कोई नहीं करता, डर है, कोई करप्शन नहीं करता। अब केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, उसके बावजूद यदि सांसद पीटा जाए तो डबल इंजन की सरकार के लिए थू है ये, और मजबूत होना चाहिए ना। दुष्यंत जी, कल्याण बनर्जी के सर से देखो ब्लड निकला था उसका। कल्याण बनर्जी तो आप पता है वो हाथ भी काट लेते हैं। अच्छा, पर सर एक बात बताइए, चलो एक बात आपकी भी मान टीएमसी का जो बीजेपी का मिशन है, मिशन बंगाल, वो भी खत्म नहीं हुआ ऐसा लग रहा है, चुनाव के बाद भी चल रहा है। यही तो शिकायत है हमारी, अनवरत चलता है। भाजपा का अनवरत चुनावी मोड में ही रहती है। तो प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं, तो उस बीच वो राजेश नहीं है, वो एक्सपोर्ट वाला, उसने 22-23 लाख करोड़ रुपए इधर उधर कर दिए। तो वो भी तो काम देखना है ना, देश के संसाधनों को लोग लूट रहे हैं, उसका भी देखिए। ये है हमारी सर। अब फिर वो, अब मैं जाऊंगी यूपीए 1 हाँ, यूपीए 2 में क्या क्या हो रहा है? चलो जी बताओ मुझे, यूपीए का एक भी 12 साल 14 साल हो गए आज कहीं कुछ साबित हुआ हो तो 2G की बात आप करेंगे? 1,76,000 करोड़ की मैं ही कर देता हूँ। जज साहब ने अपने ऑर्डर में ये लिखा कि 10 बजे से 5 बजे तक मैं बैठा रहा, कोई सबूत लेके आएगा, मैं इंतजार करता रहा, कोई सबूत ही नहीं ला। ये सर आज जितने भी लोग, अच्छा एक तो टीवी के नहीं आए, पर चलिए टीवी के ने कभी कहा नहीं था कि मैं इंडिया अलायंस, लिस्ट है मेरे पास जी। लिस्ट तो मेरे पास भी है सर। तो आपके हिसाब से कौन कौन आए, क्या क्या लग रहा है आपको, क्या कितना इंडिया गठबंधन मजबूत है सर? आज एक इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है, सब लोग एक तो उसमें जुड़े हैं जी। एक तरफ अब्दुल्ला साहब बैठे थे, एक तरफ महबूबा मुफ्ती बैठी, वो तस्वीर सबसे अच्छी मुझे लगी। ममता जी बैठी, सोनिया जी के बगल, सोनिया जी के बगल में बैठी, तो एक एकजुटता, बड़ा वार्म आपने देखा। अखिलेश जी बड़े गर्मजोशी से उन्होंने हिस्सा लिया, तो विपक्ष पूरा एकजुट हुआ है आज एक नई ऊर्जा के साथ। और जो उन्होंने 2-4 फैसले लिए हैं कि भाई आगे हम ऐसे ऐसे करेंगे, तो उससे ऑपोजिशन को, जो देश की जनता चाहती है कि ऑपोजिशन आज एकजुट हो, उससे शक्ति मिलेगी। ठीक, अनुराग सर, सबसे ज्यादा मैं पत्रकार बतौर ये चाहती हूँ कि ऑपोजिशन मजबूत हो, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हर बार इस उम्मीद के साथ हम कवर करने जाते हैं? मैं
बॉम्बे गई हूँ कवर करने, मैं पटना गई हूँ, मैं हर संभव जगह जहाँ इंडिया गठबंधन का हुआ है वहां गई हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है वो किटी पार्टी है। क्योंकि आज जब ये खत्म हो जाएगा फिर देखिएगा आप सर क्या होगा। यूपी में अखिलेश यादव कहेंगे नहीं दे रहे सीट तुम्हें, ये कहेंगे तो अखिलेश यादव कहेंगे यार तुम जीत ही नहीं रहे हो, फिर वो होगा, वो कहेंगे मायावती जी के साथ जा रहे हैं, वो कहेंगे ये होगा। आपको भी लगता है यही होगा? देखिए अदिति जी, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इंडिया अलायंस जो है वो एक शेल कंपनी की तरह है कि जिसका काम ये है कि जब साल में एक बार रिटर्न भरना होता है तो उसकी फाइल निकाली जाती है और रिटर्न फाइल करके उसे वापस रख दिया जाता है पुरानी अलमारी में। इंडिया अलायंस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अलायंस की जब बात होती है, जब चुनाव कहीं भी आने वाला होता है, गीदड़ नहीं गीदड़ भी नहीं आया, गीदड़ पता है कि कहीं कहीं नहीं आ रहा है, वो चुनाव के पहले उस पर एक फाइल निकाली जाती है, देखा जाता है भाई हम कुछ समीकरण बन सकता है नहीं बन सकता है। और प्रॉब्लम क्या है, जो इंडिया अलायंस बना था वो विपक्ष को एकजुट बनने के लिए नहीं बना था, वो बना था मुस्लिम वोट डिवाइड ना हो, सिर्फ इस काम के लिए बना था। अब जब मुस्लिम वोट, कांग्रेस का क्या एक इकलौता एजेंडा है कि हम किसी तरह से अपना मुस्लिम वोट बैंक जो है उसे वापस ले आए। आप पिछले राहुल गांधी जी के जितने बयान आप देखिए, सिर्फ मुस्लिम वोट उनको वापस चाहिए। अब अगर मुस्लिम वोट अखिलेश जी उनको दे देंगे तो वो क्या करेंगे, उनकी राजनीति खत्म हो गई। ममता बनर्जी इनको दे देंगे राहुल जी को तो वो क्या करेंगी, लालू जी उनको दे देंगे तो वो क्या करेंगे। प्रॉब्लम बिहार में देखिए ना सर, मजाक तमाशा हुआ था सर। मतलब अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया अलायंस का इसके अलावा कोई एजेंडा ही नहीं है कि मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से कांग्रेस हर जगह जाती है और अपनी बेइज्जती करा के वापस आ जाती, क्योंकि उसको पुराना जो ट्रेडिशनल उसका मुस्लिम वोट बैंक था वो जो अब दूसरी पार्टियों के पास चला गया, अब उसको वापस कोई देने को तैयार नहीं है। इसलिए इनको सीट, लोग जो इंडिया अलायंस के गठबंधन के पार्टनर हैं वो बीजेपी को बर्दाश्त कर लेंगे, वो कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को बर्दाश्त करने का मतलब है कि जो वो मुख्य विपक्ष बने हुए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। कुल मिलाकर ये जो आज चाय पार्टी हुई है उसको कोई लेना देना नहीं है, मतलब कुछ इसका इम्पैक्ट आएगा नहीं भाई। आने वाले 7 चुनाव 2027 के उसमें कुछ होना जाना नहीं है। मैंने जो बोला ना भाई उसका एजेंडा ही मैंने कि मुस्लिम वोट डिवाइड ना हो, इसके अलावा कोई नहीं है। अब अगर अगले उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश जी इनको सीटें दे दें 25%, 30%, 40%, तो वो क्या करेंगे? ठीक है सर, एक बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि राहुल जी को एक दिन निकालना चाहिए, मतलब नागर साहब ऐसा निकालना चाहिए, 7 दिन फॉर दैट मैटर, एक दिन तो कहें कि मैं आज इधर सचिन पायलट को बताऊंगा, इधर अशोक गहलोत को बात करूंगा मिड टेबल टॉक, जो कि उनको शायद 5 साल पहले कर लेना चाहिए था। फिर मंगलवार को वो कहें कि सुनो शैलजा कुमारी जी आप इधर आओ, भाई तुम दोनों की वजह से मेरा स्टेट खराब हो रहा है, तो आप भी आइए। देखो किसी भी आला कमान को ड्यूअल सेंटर बनाना मजा आता है, लेकिन उससे नुकसान हो रहा है। फिर बुधवार को किसी को ऐसा लगता है आपको हर स्टेट के 2 ड्यूल पावर सेंटर को बुलाकर वो बातचीत करें कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। देखिए दीदी, हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, कांग्रेस पार्टी के समर्थक भी हैं हम, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में बहुत कमियां भी हैं, जिस कमियों की वजह से हमेशा वो मात खा जाती है। आज इस जगह पे हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में एक मूलभूत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जो बीमारी है शुरुआती दौर में ही उसको पकड़ती है और तुरंत इलाज कर देती है, और कांग्रेस पार्टी उसे नासूर तक बनने देती है। हमने पंजाब देखा किस तरह के हालात हुए, आपके हाथ में तस्तरी में सजाया हुआ पंजाब आपने खो दिया केवल आपसी इसी तरह की वजह से। हमने हरियाणा देखा, हमने यहाँ राजस्थान में देखा। तो कांग्रेस पार्टी, हालांकि कई बार हम ये बात कहते हैं कि ये आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है कांग्रेस पार्टी में, और रिजल्ट मैटर करता और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहते हैं कि वहाँ तानाशाही रवैया है। कभी कभी आपको शीर्ष नेतृत्व को कड़क होना चाहिए, उसके हाथ में ये फैसला लेने की क्षमता और त्वरित क्षमता। आप फैसला लेते भी बहुत देर से लेते हैं, उसका कोई मतलब नहीं हो जाता। नहीं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना होता है तो फिर उन्हीं की चलती है ना। तो एक कमी है, यदि आप जो बात कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी तक ये बात पहुंचनी चाहिए, इससे नुकसान यदि होता हुआ दिखाई दे रहा है तो किसको नहीं समझ में आ रहा है ये बात कि ये यदि बात आगे बढ़ी है यहाँ तक आई है तो इससे नुकसान है पार्टी को। आने वाले दिनों में फिर चुनाव होने वाले हैं, क्या इसका प्रभाव होगा? तो ये केंद्रीय नेतृत्व को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए, समझ में आनी चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, ये कांग्रेस की राजनीति में एक चीज़ बहुत मतलब उसको मैं खराब के ही उससे कहूँगा कि जो केंद्रीय शक्ति, केंद्रीय नेतृत्व होता है वो एक तरह से ख़त्म हो चुका है। वो एक परिवार के पास है, उस परिवार की अगर इच्छा होती है तो वो उस स्टेट के चुनाव में जाके, जो स्टेट के चुनाव उसमें इंटरेस्ट लेता है।
इससे थोड़ा सा अलग। ये वो आपके विचार नहीं, वो आपके सारी पार्टियों की अरे यही सर, वो स्थिति आपके विचार है ना, मैं दो ही मुझे लोग- मुझे अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा। तो जहां भी जिस भी स्टेट में वहां की स्टेट लीडरशिप स्ट्रांग है, उसने तरीके से चुनाव लड़ा। भाई दिल्ली में यहाँ की स्टेट लीडरशिप ने स्ट्रांगली चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी को हराया। तो वो यहाँ के स्टेट के लीडर्स, ये आप किसके रेफरेंस पे कह रहे हैं सर? मैंने दिल्ली के चुनाव, कांग्रेस में अगर कांग्रेस को प्रॉब्लम क्या थी सर कि सर मुझे माफ कीजिएगा, कांग्रेस के जितने भी सचिव, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के लिहाज से, और मुझे कोई वो नहीं है कहने में, मैंने कवर किया दिल्ली, 8 सीटों के अलावा किसी मेहनत नहीं की, और वो 8 सीटें वो थी जो मुस्लिम समुदाय वाली थी बस। देखिए जो यहां पे हुआ, अगर कांग्रेस स्ट्रांगली ना लड़ती, भाई माहौल बनने की बात होती ना। अगर आप मुस्लिम वोट, आप मतलब इस समय मुझे तुरंत डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आप एक बहुत वो निकालेंगे कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जो हार जीत का डिफरेंस है वो कांग्रेस के वोट के बराबर है या नहीं है, वो उस समय दीक्षित जी ने हराया अरविंद केजरीवाल को। वो एक बहुत बड़ा एक माहौल बना। तो कांग्रेस जहां भी लड़ रही है वो स्टेट लीडरशिप की अपनी ताकत पे लड़ रही है।